एक छोटे से गांव में राहुल अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से मोहन राहुल को पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन राहुल काफी आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार के खेत में दिन भर कड़ी मेहनत करते तो वहीं राहुल दिन भर सोता रहता। अरे राहुल बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन है उसे मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलसीपन से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूं। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामोखा गुस्सा करने लगेंगे। बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो कि आपकी हड्डियों में जान नहीं है? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकल कर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हां, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। राहुल गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो उनको क्या हो जाता है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। राहुल इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक बाबा गुजरते हैं और राहुल को सोता देखकर उसे कहते हैं, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्ठे कट्ठे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। पंडित जी की बात सुनकर राहुल का आंख खुल जाता है और वह खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पर पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूं, उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। राहुल के मन में एक डर पनप गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन फिर वह उनके बातों को नजरअंदाज कर देता है और वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और राहुल अपने घर की ओर निकल जाता है। बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, यह लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी ऐसा ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे कतई नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। बस आप मरने की बात मत करना। अगली सुबह होते ही राहुल बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वह फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा, और थक हार कर फिर से सो जाता है। ऐसे ही राहुल अब रोज करने लगता है, अपनी आलस को और बढ़ाता जाता है, और ऐसा दिन भी आ जाता है कि उसके पिता
बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, काफी जोरों से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब राहुल काफी परेशान हो चुका था क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचे थे और ना ही पैसा। राहुल बेटा, अब मेरा बचने की उम्मीद नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान का सोच छोटा बड़ा होता है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। राहुल अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके राहुल से कहते हैं, देखो राहुल, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे। हाँ राहुल, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 5,000 जमा करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर देर हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूं। बस आप उन्हें बचा लीजिए। ठीक है राहुल, मैं अभी इनको कुछ दवाइयां दे देता हूँ। इन दवाइयों से यह कुछ दिन आराम से रहेंगे, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब ले जाओ इनको घर। राहुल अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। राहुल को भूख लगा था, लेकिन घर में राशन ना होने के कारण भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ से आएगी, इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है। हे भगवान, अब पैसे कहां से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलस करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही राहुल पैसे उधार लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता है। अरे राहुल, तुम मेरे यहाँ? अब क्या हुआ? जब से तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम छोड़ा है तब से सारा काम रुका हुआ है, लेकिन तुम उदास लग रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत जोरों की खराब है और डॉक्टर साहब 5,000 रुपए का मांग किए हैं। लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कहां से लाएंगे? आप तो एक जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहां काफी सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके हाथों में है। क्या 5,000 रुपए दे सकते हो? अरे राहुल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारे फरियाद को लात मारता हूं। चलो जाओ यहां से। 5,000 रुपए तो क्या, 5 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। राहुल को एक उम्मीद था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। राहुल मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। राहुल पछतावा के आंसू बहा रहा था। उसे कोई राह नहीं दिख रहा था। तभी उसी रास्ते से वही पंडित गुजर रहा था और राहुल को रोता देख उसे कहता है, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक में लिया और देखो आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया,
लेकिन बाबा, आज मुझ पर बहुत बड़ी संकट आई है। पिताजी का तबीयत काफी सीरियस है। डॉक्टर 5,000 रुपए का मांग किए है और मुझे गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। एक तो बचपन में ही माता जी चली गई, लेकिन अब पिताजी चले गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। यह सुनकर अच्छा लगा। यह लो बेटा, यह मेरी सख्ती से बनाया हुआ कुल्हाड़ी है। इसे लो और जंगल में ही लकड़ी काटना शुरू कर दो। यह कुल्हाड़ी तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर दानव वाली शक्ति आ जाएगी। राहुल को एक रास्ता मिल चुका था। वह फटाक से कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने निकल जाता है। राहुल देखते ही देखते काफी ज्यादा लकड़ी काट लेता है और उसे बाजार में बेचने निकल जाता है। लकड़ी सूखा और अच्छा देखकर तुरंत ही उसका लकड़ी बिक जाता है और पैसे लेकर सीधा घर चला आता है। अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया। इतना जल्दी मुझे 400 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 5,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी कुल्हाड़ी में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन होते ही राहुल जोर शोर से काम करने लगता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता का इलाज शुरू करा सके। राहुल को जानवरों की तरह मेहनत करते देख गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। इस तरह राहुल कुछ ही दिनों में 4,500 इकट्ठा कर लेता है। भगवान की कृपा से 4,500 रुपए का इंतजाम तो हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द 500 रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है। राहुल अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थी। अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ना लेगा गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, पिताजी का तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। दवाइयां भी खत्म हो चुकी है। अभी मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। भगवान, 500 रुपए का इंतजाम करना है। एक काम करता हूं, फिर से जमींदार साहब के पास जाता हूं। इस बार वो मुझे मना नहीं करेंगे। राहुल दोबारा जमींदार साहब के पास जाता है और 500 के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार राहुल को मजबूर देख उसका फायदा उठाने का सोचता है। राहुल को सख्त 500 का जरूरत है। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है राहुल, मैं तुम्हें 500 नहीं बल्कि पूरे 5,000 देता हूं, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोलो क्या तुम यह काम करोगे? ठीक है मालिक, अगर आपका ये काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वो बच सकते हैं, तो मैं ये काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राहुल जल्द से जल्द 500 इकट्ठा करना चाहता था। वह बिना रुके खेत में हल लेकर चला जाता है और राहुल दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम हो जाती है और 10 कट्ठा जमीन राहुल जोत देता है। वह सेठ के पास जाता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें। मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सकूं। वाह राहुल वाह, एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गई। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले दिन ही राहुल अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भानु के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर के फीस चुकाए और मुझे एक नया जीवन दान दी। मैं बहुत खुश हूं बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। ऐसे ही एक दिन राहुल जंगल में लकड़ी काटने निकलता है
एक गांव में कालिया नाम का एक पाखंडी साधु रहता था। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो गांव की मुखिया के घर जाकर उसके खाना को चुरा लाता और उस खाना को पेट भर कर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरों के घर का खाना को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वह कभी भी काम पर नहीं जाता था और वह चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए भटकना भी नहीं पड़ता। सीधा मुखिया के घर में जाता हूं और खाना लेकर आ जाता हूं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब उसका रोज का यही नियम था कि वो मुखिया की घर में जाता और वहाँ से अनाज चुरा कर लाता और आराम से बैठकर खाता और पूरा दिन फटकार कर सोता। उस गांव में कालिया के दो चेले भी थे, लकी और टोना। अरे यार, टोना गुरुजी को देख पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो यह काम पर भी नहीं जाते। पता नहीं यह क्या खाते हैं और इन पर भूख का असर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे रोज भर पेट खाना खा रहे हो। हाँ लकी, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था पर तुमने मुझसे पहले ही बोल दिया। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि गुरुजी काम भी नहीं कर रहे और पता नहीं इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो इनको भूख ही नहीं लगती। टोना, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल गुरुजी के पास चलते हैं। लकी और टोना गुरुजी के पास गए। गुरुजी को लकी और टोना का प्रणाम। अरे टोना और लकी, तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप हमको एक बात बता दो। आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात के समय में कोई घर से बाहर नहीं निकलते और नहीं खाना बनाकर खाते हो, तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में यह नहीं आ रहा। हाँ गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतने दिनों तक कैसे जीवित रह रहे हो। लकी और टोना, तुम दोनों को तो पता है, जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। बस उसी का फल मुझको अब मिल गया। मैं अपनी सिद्धि के द्वारा अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूं और यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और मुझको भूख भी नहीं लगती। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूं, जबकि मैं सोता नहीं हूं। आंखें बंद करके परमात्मा में लीन रहता हूं। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोचकर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। ठीक है गुरुजी, आप अपनी सिद्धि में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया। हमको तो अब मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझको परमात्मा में लीन होने दो। लकी और टोना गुरुजी के पास से लौट आए। अरे यार टोना, तुझको गुरुजी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई लगती है? हो सकता है लकी गुरुजी को ज्ञान प्राप्त हो गया हो, वैसे भी वह बरसों से तो गुरुजी बना बैठा था, क्या पता उसने यह सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो, लेकिन मुझको यह बात हजम नहीं होती कि उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था कि वह किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था? हाँ लकी, यह बात तो तू ठीक कह रहा है। उसने एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड लोना को भी छेड़ दिया था जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। हाँ टोना, देखना तो पड़ेगा। क्यों ना हम उस जगह पर कुछ दिनों के लिए निगरानी रखें। फिर हमको पता चल जाएगा वह क्या खाता है और क्या पीता है और उसको सिद्ध प्राप्त हुई भी है या नहीं। हाँ लकी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमको कल सुबह से ही उस पर नजर गढ़ानी होगी, तभी हम उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अच्छा हुआ, इन दोनों कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर ये मेरी सच्चाई जान जाते तो ये मुझसे पहले मुखिया के वहां से चोरी करके ले आते या फिर मेरा भांडा ही फोड़ देते। और अब सूरज की पहली किरण के साथ लकी और टोना गुरुजी की निगरानी करने लगे। अगर आज मुखिया के घर खीर रोटी मिल जाता तो मजा ही आ जाए। बहुत दिन हो गए खीर रोटी नहीं खाया। टोना, वो देखो गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें करने लग रहे हैं।
पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। सुनाई तो यहां तक दे नहीं रही है। कोई बात नहीं है, सुनाई नहीं दे रही तो क्या हुआ? गुरुजी हमको दिखाई तो दे रहे हैं। जो भी कुछ बातें कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही तो वह जाएंगे, फिर हम उनका पीछा कर लेंगे। उन्हें बातें करने दो अपने आप से। लकी और टोना को दोपहर हो गया। अरे टोना यार देख, सुबह से दोपहर हो गई। गुरुजी तो यहां से कहीं पर भी नहीं गए हैं और वह एक बार जाकर दोबारा से सो गए। अरे लकी, तू जाने की तो छोड़ ही दे। तूने एक बात पर गौर किया है? गुरुजी तो खड़े भी नहीं हुए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। मुझको तो लगता है गुरुजी को सच में कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। चल यहां से चलते हैं। अरे टोना चुपचाप खड़ा रह। उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वह तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो उसका शरीर अपने बलबूते पर खड़ा होता है। पर यहां पर गुरुजी को देख, वह तो जमीन में ऐसे पड़े हैं जैसे नींद की गोली खाली हो। कुछ ना कुछ तो अवश्य है। तू रात होने का इंतजार कर, गुरुजी कुछ ना कुछ हरकत तो अवश्य करेंगे। ठीक है लकी, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूं। दोनों इंतजार करते हैं और कुछ देर बाद गुरुजी खड़े होकर कहीं जाने लगा। अरे लकी, वो देख, गुरुजी तो खड़े होकर जा रहे हैं। हाँ टोना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चल हम भी इनका पीछा करते हैं। टोना और लकी भी पाखंडी गुरुजी का पीछा करने लगे और अब गुरुजी मुखिया के घर में घुसा। गुरुजी मुखिया के घर में क्यों गए हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र रख लकी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर और देख गुरुजी क्या लेकर आते हैं। लकी और टोना ने कुछ देर इंतजार किया, तभी गुरुजी अपने हाथों में खाना लेकर मुखिया के घर से निकला। वो देख, गुरुजी तो खाना लेकर जा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो खाना लेकर जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो खाना मुखिया के घर से चुराया है। हम तो इसको सिद्ध गुरुजी समझ रहे थे, पर यह तो चोर निकला। चल टोना, चलकर मुखिया को बता देते हैं कि उसका राशन और खाना पाखंडी साधु लेकर जाता है। अरे लकी, पागल हो गया क्या? तू कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। जरा सोच, गुरुजी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। हमने तो उनको आज देखा है। ना जाने वह कब से मुखिया का खाना चुरा कर खा रहे हैं। क्यों ना हम भी गुरुजी का खाना चुरा कर खाए। जब गुरुजी यहाँ से चुरा कर लेकर जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे और उनका खाना चुरा लेंगे। अरे टोना, जबान से तू तोतला जरूर है, लेकिन तेरा दिमाग कमाल का है। यह बहुत अच्छा आइडिया है। कल से हम ऐसा ही करेंगे। तैयार रहना, तुम शाम को ही आ जाना और गुरुजी के पीछे चलेंगे। चल बेटा कालिया, अब धंधे पर तेरा जाने का टाइम हो गया है। आज जरूर वो मुखिया के घर में कुछ बढ़िया पकवान बना होगा। कल का तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। आज भी कुछ स्वादिष्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। गुरुजी दबे पांव मुखिया के घर में खाना चोरी करने के लिए घुसा और थोड़ी देर बाद खाना लेकर बाहर निकला, लेकिन इस बार यह सब काम को लकी और टोना छिपकर दूर से देख रहे थे। कुछ देर बाद गुरुजी खाना लेकर अपने कुटिया में पहुंचे और खाना को वहां रखकर गुरुजी हाथ पैर धोने गए। तभी मौका देखकर लकी और टोना गुरुजी का खाना चुरा लेते हैं। कुछ देर बाद गुरुजी हाथ पैर धोकर वापस आता तो गुरुजी अपने आप से बोलता है, अरे यार, यहाँ पर खाना रखा था, कौन ले गया? मैंने सोचा था पेट भर मजे से खाऊंगा, यहीं पर रख दिया था। पता नहीं कौन है जो मेरे खाना को चुरा कर ले गया। अब मुझको निगरानी रखनी होगी। अगले दिन गुरुजी फिर से चोरी करने गांव में पहुंचे। लकी और टोना ने भी गुरुजी का पीछा किया। सहमे हुए कदमों से गुरुजी मुखिया के घर में घुस गया और इधर लकी और टोना झाड़ियों के पास में खड़े हो गए। टोना, मुझको तो यह सोच सच कर हंसी आ रही है कि गुरुजी तो चोर निकले। कोई बात नहीं है लकी, हम भी तो चोर बन गए जब हम गुरुजी का ही खाना चुरा लिए। गुरुजी मुखिया के घर से खाना लेकर निकला और चलते चलते अपने कुटिया में पहुंचकर खाना को रख दिया और गुरुजी बाहर में छिप कर देखने लगा
कि आखिर खाना को चुराकर कौन ले जाता है। थोड़ी देर बाद लकी और टोना साधु की कटिया में घुसकर खाना को चुरा लिया और जैसे ही लक्की और टोना कुटिया से बाहर आए, गुरुजी ने रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया और अपने शिष्यों को डांटते हुए बोला, अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आ रहा? अपने ही गुरु के घर चोरी कर रहे हो। अभी मैं तुम दोनों को सबक सिखाता हूं। कैसा सबक गुरुजी? हमने चोरी जरूर की है, लेकिन एक चोर के घर से। क्या बकते हो? दिमाग तो सही है या खसक गया है तेरा? बक नहीं रहे हैं गुरुजी, हम दोनों ने अपने आंखों से देखा। आप खुद ही एक चोर हो जो मुखिया के घर से अनाज चोरी करके खाना खाते हो और पाखंड रचते हो कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूं। क्या यही तुम्हारी सिद्धि है बाबा? और रही बात हमारी, तो हमने वही किया है जो हमारे गुरु ने सिखाया। लक्की की बात को सुनकर गुरुजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और गुरुजी ने अपने शिष्यों के साथ मुखिया के पास गया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। बहुत समय पहले की बात है। हरिनगर राज्य के एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य राज रहता था। वो जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। इसी कारण राजा हरि सिंह, जो इस राज्य का शक्तिशाली राजा था, उस पर बहुत विश्वास करता था। इस बार हरि सिंह एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। ना दिन को चैन, ना रात में आराम। अंत में उसने वैद्य राज को बुलाया। एकांत में हरि सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्य राज, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि हरिनगर का राजा खुजली से परेशान है तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझे? जी महाराज, मैं समझ गया। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर। लेकिन याद रख, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। वैद्य राज ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूरदराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। कालू, जो इस राज्य की सबसे चतुर और गपशप वाली इंसान था, कालू ने वैद्य राज को एक रात काम करते देख लिया। अरे वैद्य राज जी, ये क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात, इतनी सारी जड़ी बूटियां। कोई बीमार है क्या? नहीं कालू भाई, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए यहां आया हूं। कालू ने कुछ नहीं कहा, पर वो चालाकी से उसका पीछा करने लगा। एक दिन उसने वैद्य राज को राजा हरि सिंह के पास दवा देते हुए देख लिया और वो छिपकर सुनने लगा। महाराज, मैंने दवा बना ली है। यह दवा आपकी खुजली को जड़ से खत्म कर देगी। बहुत खूब वैद्य राज, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। लेकिन इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज, रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चलेगा। भोलू के कानों में सब बातें उतर चुकी थी। अरे हरि सिंह को खुजली हो रही है। हरिनगर का राजा खुजली से परेशान है। यह तो लेटेस्ट न्यूज़ है, सबको बताना पड़ेगा। भोलू ने पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैला दी। नगर के सभी लोग हंसी उड़ाने लगे। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। वैद्य राज, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि ये राज है, फिर भी सारा नगर मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया और किस किस को बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे एक हफ्ते का वक्त देता हूं। जा और पता लगा कि ये हरकत किसने की, वरना तुझे राज्य से निकाल दूंगा। वैद्य राज दुखी होकर वहां से चला गया। उसने सोचा अब उसका जीवन इस राज्य में खत्म हो गया है, पर वैद्य राज ने हार नहीं मानी और अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और बोला, हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि राजा का भरोसा टूटेगा और ठीक वैसा ही हुआ। राजा हरि सिंह मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। मेरा राज किसी और ने फैलाया है। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ जिससे राजा मुझ पर पहले की तरह फिर से भरोसा करे। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई।
वैद्य राज धैर्य रख, हरि सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा और इस राज्य का अगला राजा तू बनेगा। जा हरि सिंह को यह बात बता दे और उसका भरोसा जीत ले। मैं हरिनगर का राजा। लगता है यही मौका है अपने आप को सही साबित करने का। वैद्यराज खुश हो गया, पर उसे ये नहीं पता था कि भोलू पास ही छिपे हुए थे और सब बात सुन रहा था। अब भोलू के दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। कुछ देर बाद भोलू राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगा और मेरे पूर्वजों ने कहा है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगा। राजा हरि सिंह घबरा गया। क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी पूर्णिमा की रात? हे भगवान, अब मेरे राज्य का क्या होगा? महाराज, आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप बस मेरी सेवा करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। भोलू ने पूरे राज्य में फिर नई अफवाह फैला दी कि राजा हरि सिंह मरने वाला है और वो इस राज्य का अगला राजा बनने वाला है। राज्य में सनसनी मच गया। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा राज्य हरि सिंह की राजदरबार के बाहर इकट्ठा हुआ, लेकिन अगली सुबह हरि सिंह बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने गुस्से में भोलू को बोला, भोलू, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूं और तेरी सेवा करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाता हूं। महाराज, यह सब वैद्य राज ने कहा था। मैंने उसे किसी जादुई पेड़ से यह बात करते सुना था, तो मैं बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहता था और इस नगर का अगला राजा बनने के लालच में यह सब बोल दिया। मुझ नादान को माफ करो महाराज। कुछ देर बाद राजा हरि सिंह अपने सिपाहियों के साथ वैद्य राज के पास पहुंचा। वैद्यराज, तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो। कहाँ है वो जादुई वृक्ष जिसने मेरे मरने का दिन बताया था? महाराज, मुझे आप पहले यह बताएं कि मेरे राज के बारे में आपको किसने बताया? भोलू ने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच में उसने ये बात मुझे बताई है। महाराज, आपकी खुजली वाली बात भी यकीनन वहीं भोलू ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था तब एकमात्र उसी ने मुझे देखा था। अच्छा, तो फिर वो जादुई वृक्ष की क्या बात है? महाराज, वह कोई जादुई वृक्ष नहीं है, वो एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने चिलमित्र की मदद से उसमें से आवाज निकलवाए थे। मैं जानता था जिसने भी बात फैलाई होगी वह मुझ पर नजर जरूर रखेगा, और हुआ भी वैसा ही। राजा को सारा मामला समझ में आ गया। राजा ने सभा बुलाई और भोलू को फटकारते हुए बोला, तुमने जो मेरी बीमारी वाली राज की बात को पूरे राज्य में फैलाए हो, ये तुमने बहुत गलत किया। इस तरह किसी के राज की बात को फैलाना सही नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मगर मरने वाली बात तो गधे को पेड़ ने बताई थी। मैंने सुना और देखा भी, तो फिर मुझ अकेले को सजा क्यों? वह सब मेरी चाल थी भोलू, वह कोई जादुई पेड़ नहीं था। उसमें मेरा दोस्त चिल बैठा था। तूने मेरी इज्जत और महाराज का गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया था। किसी भी कीमत में मुझे तुम्हें पकड़ना ही था। भोलू, दूसरे के राज को फैलाने और राजा से गद्दारी के इल्जाम में मैं तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निकाल रहा हूं। तुम्हारा ये आदत इस राज्य के लिए खतरनाक है। भोलू को राज्य से निकाल दिया गया। वो पछतावे के साथ राज्य से बाहर चला गया। अब हरिनगर में शांति लौट आई। वैद्य राज ने न केवल हरि सिंह का भरोसा फिर से पाया, बल्कि पूरे राज्य का सम्मान भी। और इस तरह राजा का फैसला ने एक बार फिर सिखाया कि भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है और सच्चे सेवकों का सम्मान हमेशा बना रहता।